हेलो एवरीवन। आज हम व्यक्तिगत अंतर टॉपिक करेंगे जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, मतलब पर्सन यदि हम बात करें पर्सन टू पर्सन क्या क्या डिफरेंस होते हैं उसके बारे में आज हमारा ये टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले है व्यक्तिगत अंतर। इसको विभिन्नता भी बोल सकते हैं। व्यक्तिगत अंतर या फिर विभिन्नता की अवधारणा क्या है और इसका नेचर क्या होता है, क्या इसकी प्रकृति होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता कहते किसे हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता से तात्पर्य है कि कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक रूप से एक जैसे नहीं हो सकते। मतलब कि सिमिलरिटीज थोड़ी बहुत हो सकती है बट बिल्कुल सेम नहीं हो सकते हैं। आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा पर्सन टू पर्सन। वो डिफरेंसेस फिजिकल भी हो सकते हैं, मेंटली भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है। हर टाइप से वो डिफरेंस हो सकता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और उसी को हम इंडिविजुअल डिफरेंस नाम से जानते हैं। जो व्यक्तिगत विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंस की जो अवधारणा है वो सबसे पहले किसने दी थी, तो फ्रांसीसी गाल्टन थे, जिन्होंने अपनी बुक में, उनकी बुक का नाम क्या था, हेरिडिटरी जीनियस। इस वाली बुक में उन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में अच्छे से बताया। इसके अलावा टायलर, स्किनर, कैटल, इन मनोवैज्ञानिकों ने भी इस दिशा में अपना योगदान दिया या फिर अपना सपोर्ट किया। मतलब फ्रांसीसी गाल्टन को उन्होंने भी यहाँ पे अपना योगदान दिया है। तो ये हो गया इसका मीनिंग और इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जो कि इम्पोर्टेंट थे। हम जानते हैं इसकी डेफिनेशंस के बारे में कि इनकी डेफिनेशंस, आपको पता है डेफिनेशन बहुत सारी होती है बट मैं यहाँ पे 2 या 3 ही लेती हूँ। तो सबसे फर्स्ट है वो है टेलर के अनुसार। टेलर क्या कहते हैं, शरीर के रूप, रंग, आकार, सीखने की गति, बुद्धि, स्मृति, रुचि, अभिरुचि आदि पक्षों में पाए जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिगत विभिन्नता या व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। मतलब कि वो हमारे बॉडी के रूप के, साइज, कलर, मतलब हर चीज के अकॉर्डिंग, चाहे वो हमारे इंटेलिजेंस की बात हो, हमारे मेमोरी की बात हो, हमारे इंटरेस्ट की बात हो, एटीट्यूड की बात हो, मतलब हर जो एक फैक्टर होता है, हर जो पहलू होता है वो सब में अलग अलग होता है, डिफर करता है। तो उसी को ही व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं, उसी को ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। जो डेफिनेशन है वो स्किनर के अकॉर्डिंग है। व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत व्यक्तित्व के वे समस्त पहलू आ जाते हैं जिनका मापन या मूल्यांकन किया जा सकता है। मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता या व्यक्तिगत अंतर में वो सारे पर्सनैलिटी आएंगे, वो सारे पहलू आएंगे जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम एवलुएट कर सकते हैं, जिनका हम मूल्यांकन कर सकते हैं। ये बात कही है स्किनर ने। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें एक टॉपिक है प्रकृति बनाम व्यक्तिगत बहस में पोषण। कि एक तो प्रकृति होती है, नेचर होता है, और एक होता है पोषण, मतलब नर्चर, पालन पोषण करना। तो इन दोनों के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि किस स्टेप से एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कैसे यूज करते हुए वो बच्चे का पालन पोषण करते हैं। क्यों कुछ लोग अपने प्रयासों में लचीले और निरंतर होते हैं जबकि कुछ लोग आसानी से अपने प्रेरक स्तर को खो देते हैं और उदास महसूस करने लगते हैं। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन राइज हो रहा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज हो रहा है कि कुछ लोग तो अपने प्रयासों में निरंतर लगे रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, बट कुछ लोग अपने जो उनका मोटिवेशन जो लेवल होता है वो उसको खो देते हैं और वो बहुत ही अपसेट फील करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों हम दूसरे की अपेक्षा हम अधिक बुद्धिमान नहीं होते। तो इस टाइप के हर क्वेश्चन का जो आंसर होता है उसको जानने के लिए जो हमारी साइकोलॉजी है वो प्रकृति बनाम पोषण बहस का सहारा लेती है। प्रकृति बनाम पोषण बहस का सहारा लेती है। इस बहस में के अंतर्गत यह चर्चा की जाती है कि क्या मानव व्यवहार में अंतर प्रकृति का परिणाम है या पोषण का। इस वाली बहस में हम क्या हम रिजल्ट पाने की कोशिश करते हैं कि जो ह्यूमन जो बिहेवियर होता है और जो उसमें डिफरेंस होता है पर्सन टू पर्सन, तो उसके पीछे रीजन क्या है, वो हमारी प्रकृति है या फिर पोषण है, किसकी वजह से ये डिफरेंसेस होते हैं पर्सन टू पर्सन। तो ये बात यहाँ पे हम जानेंगे।
ये देखिए यहाँ पे मतलब ये इसका पोषण कर रहे हैं ये पेरेंट्स अपने बच्चे का। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकृति क्या होती है। प्रकृति मतलब नेचर, यह उन आनुवंशिक गुणों को या कारकों को संदर्भित करता है जो हमें अपने माता पिता से विरासत में मिले हैं, जैसे कि ऊंचाई या त्वचा का रंग। मतलब बहुत सारे जो भी हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं जो हमको अपने पेरेंट्स से विरासत में मिलते हैं, वो सारे हमारे प्रकृति के अंदर ही आएंगे। जैसे कि हमारी ऊंचाई, त्वचा का रंग, इवन बहुत सारे ऐसे मतलब सिम्टम्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं जो हमको हेरिडिटरी मिलते हैं। उसके बाद सेकंड टॉपिक है पोषण। पोषण क्या होता है? पालन पोषण करने एक तरीके से यदि हम कहें तो यह उन सभी पर्यावरणीय कारकों को संदर्भित करता है जो हमें प्रभावित कर सकते हैं। मतलब सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हमको प्रभावित कर देंगे या जो हम पे अपने इफेक्ट डालेंगे, जैसे कि पालन प्रक्रिया, मतलब कैसे हम बच्चे का पालन कर रहे हैं वो पूरी प्रोसेस, क्या वहाँ पे पारिवारिक स्थिति है, क्या सामाजिक स्थिति है, क्या वहाँ पे अर्थ स्थिति है, मतलब सारे फैक्टर्स डिपेंड करेंगे। ये सारे पर्यावरण फैक्टर में आते हैं, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक भी। मतलब ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये सारे हमारे पोषण में हमें मतलब प्रभावित करेंगे, ये सारे पर्यावरणीय कारक हैं। ये हो गया प्रकृति और पोषण की, प्रकृति क्या होती है और पोषण क्या होता है। देखते हैं इनके बारे में आगे। ये देखिए यहाँ पे अप्रोचेस टू साइकोलॉजी की कौन कौन सी अप्रोच का यूज किया जाता है साइकोलॉजी में। नेचर से नर्चर तक जाने में, मतलब नर्चर यहाँ पे पोषण है और नेचर मतलब यहाँ पे प्रकृति है। तो इसमें फर्स्ट है बायोलॉजिकल अप्रोच। कि बायोलॉजिकल अप्रोच में किसकी बात करते हैं? जेनेटिक्स की, हार्मोन्स की, जो हमको अपने पेरेंट्स से मिले होते हैं और उसके बारे में वो अच्छे से मतलब क्या क्या वहाँ पे क्या कुछ यहाँ पे केमिकल्स होते हैं, न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, जेनेटिक्स, मतलब इन पे फोकस करते हैं वो बिहेवियर की व्याख्या करने के लिए। जो सेकंड है वो है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस में क्या होता है? वो इनिटेड ड्राइव्स और सेक्स एंड एग्रीगेशन नेचर, मतलब कि वो नेचर बताते हैं एग्रीगेशन का और सेक्स का। सोशल अपब्रिंगिंग ड्यूरिंग चाइल्डहुड, मतलब किस तरीके से बच्चा मतलब अपब्रिंगिंग करेगा अपने चाइल्डहुड में, कैसे वो मतलब सोशल कांटेक्ट में आएगा। तो ये तो मतलब इसके बारे में बता रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि कौन कौन से ड्राइव्स होते हैं जो एग्रीगेशन के लिए और सेक्स को जो स्टार्ट करते हैं वो। तो ये तो हमारा नेचर हो गया। बट जो सोशल अपब्रिंगिंग ड्यूरिंग चाइल्डहुड कि बच्चा किस तरह से वो हमारे समाज से मिलेगा, कैसे वो मतलब उसके साथ तालमेल बिठाएगा, तो ये नर्चर होता है, ये पोषण होता है। थर्ड है यहाँ पे कोग्निटिव साइकोलॉजी। कोग्निटिव साइकोलॉजी मतलब यहाँ पे क्या है? इनिटिएट मेंटल स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे मेंटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सच एज स्कीमा एक प्रोसेस होती है जो कि जिन प्याजे ने बताई थी मे बी। परसेप्शन, जो अभी हमने लास्ट टॉपिक किया था, प्रदर्शन जो कि एक नजरिया होता है, जो कि एक तरीका होता है। मेमोरी, जो हमको याद रहती है हमारे माइंड में। एंड कॉन्स्टेंटली चेंज्ड बाय द एनवायरमेंट, जो ये सारी चीजें होती हैं ये एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। जो यहाँ पे फोर्थ है वो है ह्यूमनिज्म, मतलब मानवतावादी एक तरीके से यदि हम कहे तो यहाँ पे मैस्लो ने हमने पढ़ा था मैस्लो के सिद्धांत में, अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत में, जिन्होंने की 5 आवश्यकताओं का सिद्धांत जो दिया था उसमें उन्होंने बताया था कि जो फिजिकल नीड्स होती हैं, जो फिजिकल नीड्स होती है हमारी, जो सोशल इन्फ्लुएंसेस ए पर्सन सेल्फ कॉन्सेप्ट, और जो इंसान की सोशल नीड्स होती हैं वो इंसान को मतलब प्रेरित करती हैं कि वो सामाजिक बने और अपने खुद के बारे में वो अच्छे से समझे। होता है ह्यूमनिज्म। नेक्स्ट है बिहेवियरिज्म, मतलब कि व्यवहारवाद। व्यवहारवादी मैंने बताया था आपको, व्यवहारवादियों में सबसे पहला नाम किसका आता है? जेवी वॉटसन का आता है, जो कि एक व्यवहारवादी थे। उन्होंने इस वाले कंसेप्ट को दिया था सबसे पहले। ऑल बिहेवियर इज द लर्न फ्रॉम द एनवायरमेंट थ्रू कंडीशनिंग। वो क्या कहते हैं कि हम व्यवहार करना कब सीखते हैं? अपने एनवायरमेंट से सीखते हैं, कंडीशनिंग के द्वारा। मतलब जब हम बार बार क्रिया करते हैं, जब हम कोशिश करते हैं, बार बार हम मतलब पुनरावृत्ति करते हैं किसी चीज की तो हम अच्छे से लर्निंग हम कर लेते हैं। तो यही बिहेवियरिज्म का कहना है या व्यवहारवाद का कहना है। तो ये हमारा हो गया नेचर से लेके नर्चर तक हमारी प्रोसेस हमने कर ली है। आगे देखते हैं हम अब इसके बारे में।
जो लोग मानते हैं कि हमारे व्यवहार को हमारे वंशानुगत कारकों द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित किया जाता है, उन्हें सहज ज्ञानवादी के रूप में जाना जाता है। मतलब कि एक तरीके से कहते हैं हम ये वाले बायोलॉजिकल अप्रोच वाले, मतलब कि सहज ज्ञानवादी, जो कहते हैं कि वंशानुगत मतलब जो हेरिडिटरी होते हैं, जो वंशानुगत जो कारक होते हैं, उस पर टोटल हमारा बिहेवियर डिपेंड करता है, तो उनको कहेंगे हम सहज ज्ञानवादी। इसके अलावा जो लोग इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं वे मानते हैं कि मानव व्यवहार में अंतर अलग अलग आनुवांशिक बनावट के परिणाम स्वरूप होता है। मतलब जो सहज ज्ञानवादी हैं वो क्या मानते हैं कि जो पर्सन टू पर्सन जो डिफरेंसेस होते हैं वो हेरिडिटरी के बेस पे होते हैं, जो आनुवांशिक बनावट है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, उसके रिगार्डिंग ही हमारे बिहेवियर में चेंज होते हैं, उसमें डिफरेंस होते हैं। तो ये कौन मानते हैं? बायोलॉजिकल अप्रोचेस वाले मानते हैं, जिनको हिंदी में सहज ज्ञानवादी कहा जाएगा। उसके बाद इस बहस के दूसरे छोर पर, मतलब एक तो ये हो गए जो सहज ज्ञानवादी हैं, जो मानते हैं कि ये जो मानव व्यवहार में जो अंतर होता है, डिफरेंसेस होता है, वो आनुवांशिक बनावट के कारण होता है। और इसके अलावा जो दूसरे मतलब जो यहाँ पे दूसरे छोर पर है, जो दूसरे स्टैंड पे है, जो इसके समर्थक है, वो क्या कहते हैं? उन्हें सबसे पहले तो उनको पर्यावरणविद या अनुभववादी के रूप में जाना जाता है। मतलब कि क्या कहते हैं कि हमें अनुभव करके सीखना चाहिए। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का मानना है कि लोग अपने अनुभवों या पर्यावरण परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मतलब क्या मानते हैं ये कि एक तरीके से यदि हम कहें तो एनवायरमेंट की बात यहाँ पे की गई है कि हम अपने मतलब कि बिहेवियरिज्म जो व्यवहारवादी वाले होते हैं वो वाले हैं, ये इनको पर्यावरणविद या अनुभववादी कहा जाता है। तो एक इनका क्या मानना है कि जो लोग होते हैं वो अपने अनुभव पर्यावरण या परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मतलब रीजन क्या है कि पर्सन टू पर्सन डिफरेंसेस है, तो कि वो ये है कि वो अपने एनवायरमेंटल जो मतलब कंडीशंस होती हैं या सिचुएशंस होती हैं या जो उसके एक्सपीरियंस होते हैं, उनके थ्रू ही मतलब एक दूसरे में डिफरेंसेस पाया जाता है। मतलब यहाँ पे हमने दो मतलब पक्ष पे हमने बात की है, एक तो ये वाले थे सहज ज्ञानवादी और दूसरे थे पर्यावरणवादी। इसको हमने जान लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो ये पर्यावरणवादी हैं, पर्यावरणवादियों में इस वाले दृष्टिकोण का समर्थन सबसे पहले किसने किया था? जॉन लॉक ने। मतलब सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध जो इसके समर्थक है पर्यावरणवादी और अनुभववादी के, वो है जॉन लॉक। जॉन लॉक ने मानव मन को टैबुला रासा के नाम से संबोधित किया था। और टैबुला इसका मतलब क्या होता है? एक रिक्त स्लेट, मतलब एक खाली स्लेट के समान उन्होंने मानव मन को बताया है, जो धीरे धीरे हमारे जीवन के अनुभवों से भर जाता है। मतलब जॉन लॉक ने पर्यावरणवादी व अनुभववादी का उन्होंने समर्थन किया था। और जॉन लॉक जो थे वो बहुत ही पॉपुलर हुए थे। और उन्होंने क्या कहा कि जो मानव मन होता है वो एक टैबुला रासा है। मतलब कि जो और उन्होंने इस टैबुला रासा को एक रिक्त स्लेट, मतलब एक खाली स्लेट के रूप में उन्होंने यहाँ पे संबोधित किया है। और उन्होंने बताया कि जो एक खाली स्लेट है वो हमारे जीवन के अनुभव जो जब हम एक्सपीरियंस करेंगे तो धीरे धीरे वो हमारी स्लेट जो खाली स्लेट थी वो पूरी भर जाएगी, ये इन्होंने यहाँ पे बताया। तो ये जो ये टैबुला रस का ये वाला कंसेप्ट है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, कुछ मतलब पेपर में इस बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार, कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं या किन बेसिस पे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट है बुद्धि पर आधारित भिन्नता या इंटेलिजेंस बेस्ड डिफरेंसेस। मतलब किसी की जो इंटेलिजेंसी होती है वो ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो उसी बेस पे भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। देखा होगा आपने, कोई तो मतलब किसी में बुद्धि कम होती है, मतलब किसी का लेवल कम होता है, किसी का IQ कम होता है और किसी का ज्यादा होता है, तो उसी बेस पे भी हम उसको डिफर कर सकते हैं कि हाँ भी इसका तो IQ ज्यादा है और इसका कम है। तो नेक्स्ट है शारीरिक स्तर पर आधारित भिन्नता, फिजिकल लेवल बेस्ड डिफरेंसेस। आपने देखा होगा किसी की हाइट ज्यादा होती है, किसी की हाइट कम होती है, तो ये भी एक मतलब बेस है जिसके थ्रू हम डिफरेंसेस कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट है संवेगात्मक भिन्नता, इमोशनल डिफरेंसेस। आपने देखा होगा, मतलब ये जो टॉपिक है मैं आपको सिर्फ एक बस व्यू दे रही हूँ इसके बारे में कि इमोशनल डिफरेंसेस क्या होता है। कि मतलब कोई तो इमोशनल स्ट्रोंग होता है, कोई इमोशनली वीक होता है,
तो मतलब ये भी यहाँ पे एक डिफरेंसेस है पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट उपलब्धि में भिन्नता, मतलब अचीवमेंट डिफरेंसेस, मतलब कोई तो अपने लाइफ में अपना एम जल्दी अचीव कर लेता है, कोई अचीव नहीं कर पाता है, तो ये भी एक यहाँ पे डिफरेंसेस है। फिफ्थ सीखने की गति में भिन्नता, मतलब लर्निंग रेट डिफरेंसेस। कोई किसी बच्चे को तो जल्दी से लर्न हो जाता है क्योंकि उसका माइंड शार्प होता है, बट किसी को लर्न जल्दी नहीं होता है, वो टाइम लेता है, मतलब डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, ये वाली चीज भी रेट ऑफ लर्निंग। नंबर 6 आदतों में भिन्नता, हैबिट्स डिफरेंसेस, मतलब हैबिट्स में डिफरेंस होता है। मतलब किसी की तो हैबिट है कि वो मतलब ऐसे ही बाहर घूमता रहे, बेफालतू की बातों में लगा रहे, तो वो उसकी हैबिट है। बट किसी की हैबिट है कि वो घर पे बैठ के पढ़े, रीडिंग करता रहे, लर्निंग करता रहे, तो मतलब ये हैबिट में भी डिफरेंसेस हम कर सकते हैं। नंबर 7 व्यक्तित्व में भिन्नता, मतलब पर्सनैलिटी डिफरेंसेस। आपने देखा होगा मतलब कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, बट कुछ ऐसे होते हैं कि वो कितना ही कोशिश कर ले बट वो अपनी अच्छी पर्सनैलिटी नहीं बना पाते हैं, तो ये भी यहाँ पे एक डिफरेंसेस है। नेक्स्ट इज रुचि में भिन्नता, इंटरेस्ट डिफरेंसेस, मतलब किसी बच्चे की रुचि तो मतलब बेफालतू में अपना टाइम वेस्ट करने की है, इधर उधर की बातें करने में, बट वहीं कोई दूसरा बच्चा है जिसका इंटरेस्ट सिर्फ पढ़ने में है या फिर कुछ इंटरेस्टिंग काम करने में है, तो ये भी यहाँ पे डिफर करता है इंटरेस्ट के रूप में यहाँ पे। नंबर 6 अभिवृत्ति में भिन्नता, मतलब कि एप्टीट्यूड डिफरेंसेस, मतलब किसी का तो नजरिया किसी को देखने का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, मतलब कोई किसी बात को पॉजिटिव वे में लेता है, कोई किसी बात को नेगेटिव वे में लेता है, मतलब तो ये उसकी यहाँ पे एप्टीट्यूड है, और यहाँ ये चीज भी यहाँ पे डिफर करती है। ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे एक बार हम जल्दी जल्दी इसका रिकैप कर लेते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो। एक बार हम इसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने किया आज टॉपिक व्यक्तिगत अंतर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सबसे पहले हमने जाना था इसके कंसेप्ट के बारे में और इसके नेचर के बारे में। जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है वो क्या होती है कि कोई भी जो दो व्यक्ति होते हैं वो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक रूप से एक जैसे नहीं हो सकते, सब में डिफरेंस देखने को मिलता है। और जो व्यक्तिगत विभिन्नता का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले फ्रांसीसी गाल्टन ने दिया था अपनी पुस्तक इसमें हेरिडिटरी जीनियस में। इसके अलावा इस बात का समर्थन किसने किया या किसने अपना योगदान दिया? टायलर ने, स्किनर ने, कैटल ने भी इस दिशा में अपना योगदान दिया है। फिर हमने देखी थी यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नता की डेफिनेशन या परिभाषा। फर्स्ट हमने की थी टेलर के अनुसार। टेलर के अनुसार हमने यही जाना था कि टेलर ने क्या कहा था कि शरीर के रूप, रंग, आकार, सीखने की गति, बुद्धि, स्मृति, रुचि, अभिरुचि आदि पक्षों में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। ये टेलर ने कहा था। नेक्स्ट हमने की स्किनर के अनुसार। स्किनर ने क्या कहा था कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत व्यक्तित्व के वे समस्त पहलू या सब पहलू आ जाते हैं जिनका मापन एवं मूल्यांकन किया जा सकता है। ये बात कही थी स्किनर ने। नेक्स्ट हमने किया प्रकृति बनाम व्यक्तिगत बहस में पोषण, कि कैसे मतलब कोई इंसान तो अपने प्रयासों मतलब लगातार वो वर्क करता रहता है, लगातार वो कोशिश करता रहता है, एफर्ट्स अपने डालता रहता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना मोटिवेशन लेवल बिल्कुल ही खो देते हैं और वो बहुत ही अपसेट फील करते हैं। तो मतलब यहाँ पर डिफरेंस से बता रखा है कि कैसे मतलब कोई ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई वीक होता है पढ़ाई में। तो मतलब इन सारे क्वेश्चनों का जवाब देने के लिए जो हमारी साइकोलॉजी होती है वो प्रकृति बनाम पोषण बहस का सहारा लेती है। और इस वाली बहस में क्या यहाँ पे मतलब डिस्कशन की जाती है कि मतलब जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उसमें डिफरेंसेस होते हैं पर्सन टू पर्सन, तो उसके पीछे रीजन क्या है कि वो प्रकृति के कारण होते हैं या फिर वो पोषण के कारण होते हैं। इसमें इस वाली बात पे यहाँ पे डिस्कशन की जाती है। उसके बाद हम जानता कि प्रकृति क्या होती है। प्रकृति में वो सभी हेरिडिटरी फैक्टर्स आ जाते हैं जो हमको अपने पेरेंट्स से विरासत में मिलते हैं, मतलब जो हमको जेनेटिक मिलते हैं, जैसे वो हमारी हाइट हो या फिर हमारे स्किन का कलर हो। समझिए था पोषण। पोषण क्या होता है? पोषण में वो सभी एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं जैसे कि जो हमको प्रभावित करते हैं या जो हम पे अपना इफेक्ट डालते हैं, जैसे कि पालन की क्रिया, प्रोसेस, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक समर्थन या सांस्कृतिक कारक, वो सभी आ जाएंगे पोषण के अंतर्गत ही। सब नहीं जाना था यहाँ पे नेचर से लेकर नर्चर तक कैसे मतलब ये वेरी करता है। अप्रोचेस, साइकोलॉजी की अप्रोचेस। सो फर्स्ट हमने क्या था बायोलॉजिकल अप्रोच,
फिर हमने किया था साइको एनालाइज, फिर हमने किया था कोग्निटिव साइकोलॉजी, फिर जाना ह्यूमनिज्म, और फिर हमने किया बिहेवियरिज्म। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। फिर हमने देखा था यहाँ पे दो छोर हमारे पास या दो पक्ष हमारे पास आए थे, एक थे सहज ज्ञानवादी, एक थे पर्यावरणविद या अनुभववादी। सहज ज्ञानवादी क्या थे, जो मानते थे कि बस वंशानुगत जो हमारे मतलब अनुवांशिक बनावट के कारण ही व्यक्तियों में अंतर होता है, व्यक्तियों में विभिन्नता होती है। इन्होंने यहाँ पे इस बात को कहा था कि सिर्फ अनुवांशिक बनावट के कारण ही सब में डिफरेंसेस होते हैं। बट जो पर्यावरणविद थे उन्होंने क्या कहा था कि लोग अपने अनुभवों व पर्यावरण परिस्थितियों के कारण ही एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उसके मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते थे। तो उसके पीछे रीजन क्या है कि जो एनवायरमेंटल जो कंडीशंस होती है वो और लोगों के अपने खुद के एक्सपीरियंस जो होते हैं उनकी वजह से ही डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। जो पर्यावरणविद या अनुभववादी थे इनमें इसके सबसे ज्यादा समर्थक कौन थे, मतलब प्रमुख और प्रसिद्ध समर्थक कौन थे, वो थे जॉन लॉक। जॉन लॉक ने यहाँ पे मानव मन को टैबुला रसा का नाम दिया था यहाँ पे, और उन्होंने टैबुला रसा को क्या कहा था कि वो बिल्कुल जो मानव का मन होता है वो बिल्कुल एक खाली स्लेट के समान होता है, जिसको हम अपने जीवन में धीरे धीरे अनुभवों से उसको हम भर देते हैं। फिर हमने देखा यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नता प्रकार, तो मैंने आपको यहाँ टोटल 9 प्रकार बताए थे व्यक्तिगत विभिन्नता के, जो कि आपने अच्छे से देख लिए होंगे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। मैं कोशिश कर रही हूँ मतलब इन शॉर्ट नोट्स बनाने की, ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। एग्जाम टाइम पे आप अच्छे से इसको टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाओ। और मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी मतलब एक्स्ट्रा सब पॉइंट्स भी यहाँ पे ऐड ऑन कर रही हूँ, ताकि आपका जो मतलब एक टॉपिक है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाए। यदि आपके लिए हेल्पफुल रह रहा है मेरा कंटेंट, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।